हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस स्टडी। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बेस्ड जो ईवीएस की मॉक टेस्ट करे थे, जिसमें एनसीईआरटी और पेडालॉजी मिक्स क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर के सीटेट के एग्जाम से लेट क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन का जो हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसका टेस्ट नंबर 4 है। तो बहुत अच्छा टेस्ट होने वाला है। अगर आप सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप कर लीजिए, जो मैंने करवा रखे हैं जूनियर और प्राइमरी दोनों के, तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सीटेट 2021 को टारगेट किया जा रहा है, जो जनवरी में एग्जाम होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं, 16 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने में शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। प्राथमिक स्तर पे बताना है। साफ सुथरा लेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो प्राथमिक स्तर पे मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में किसके कौशल को बढ़ावा मिलता है, तो जो जगह सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, तो वो दिशा की जानकारी पता चलती है मानचित्र के ज्ञान से प्राथमिक स्तर पे। क्वेश्चन नंबर 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो कौन कौन से जानवर दे रखे हैं, छिपकली, गौरैया, कछुआ या सांप। तो ऐसे जो दे रखी हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करवाया था तो उसमें भी होगा। तो क्वेश्चंस में था कि ये जो 4 दे रखे हैं, इनमें ऐसी कौन सी विशेषता है जो सब में पाई जाती है। अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं, या भूमि व जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर शलभाग से ढके होते हैं। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी में बाकायदा दिए हुए हैं। और आपका जो सीटेट है वो 15 नंबर के जो क्वेश्चन है वो इसी से पूछता है। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, जो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। 15 नंबर मार्क्स इसी से आएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 17 का। आंसर कीजिए। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ तो इसका आप ऑप्शन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 18 है। लिखा हुआ है, एक प्राथमिक उत्तर की अध्यापिका स्तर की जो अध्यापिका है वो जल अभाव के विषय पे अपने कक्षा 4th के बच्चों को प्रभावीपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। जो कक्षा किस क्लास के 4th बच्चों को आंकना है। जो प्राइमरी लेवल का बच्चा है, प्राथमिक स्तर पे बच्चों को जल संचय पे नारे लिखने के लिए क्या कर, तो ये तो नारे लिख के बच्चे को आंक नहीं सकते। उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। तो लिखित परीक्षा, जो बच्चे प्राइमरी लेवल पे बच्चों को मौखिक चीज़ों पे ज़्यादा वो दिया जाता है फोकस, तो ये भी गलत हो जाएगा। या पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल बचत कैसे प्रारंभ की, या जल संरक्षण पे पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। आंसर कीजिए। तो इन दोनों में से क्या ऑप्शन होगा ये बताइए, आंसर कीजिए। तो जो सबसे अच्छा इफेक्ट है, या पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन से, जो भी मैंने आपको बताया एनसीएफ क्या कहता है, अगर बच्चों की जो अगर प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं तो उनकी अगर डेली लाइफ से चीज़ों को रिलेट कर दिया जाए तो वो क्वेश्चन बहुत वो हो जाता है। तो क्या बता रहा है, अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। अगर वो अपनी दैनिक जीवन से रिलेट करेंगे तो चीज़ों को और अच्छे से बता पाएंगे, और उन्होंने देखा होगा तो वो उसको और अच्छे से बता पाएंगे कैसे वो जल संरक्षण कर पाएंगे, जल की कमी को कम कर पाएंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा विभिन्न प्रकार की, जो क्वेश्चन नंबर 19 है, यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग में से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो यात्रा टिकट का उपयोग कर रही है। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। या यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर होती है। सार्वजनिक परिवहन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर हमें टिकट चाहिए, या आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो जो टिकट होती है उसका उपयोग से वो किस संकल्पना को पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा कर सकती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दे रखे सी और डी होगा, या ए और सी, बी और सी। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, आंसर कीजिए। तो जो इसका हो जाएगा ए और सी हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पे यात्रा की लागत भी भिन्न हो सकती है, इस पे बहस कर सकती है। और फिर सी ऑप्शन है, सार्वजनिक परिवहन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। तो कैसे टिकट चाहिए, कहाँ कैसे ली जाती है, तो इस पे भी वो बहस कर सकती है। तो ए और सी जो दोनों में दे रखा है, तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो जो कि मिसप्रिंट है, तो ए और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हम पौधों में पत्तियां, जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोगों में
लाया जाता है, इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। तो ये पौधा कौन सा है? तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी पत्तियां क्या होती हैं, उसका हम लोग जो सब्जी की तरह प्रयोग करते हैं खाने के लिए, और जो उसके जो बीज होते हैं उससे क्या होता है, तेल निकाला जाता है। तो पालक की होती है, नारियल की होती है, बंद गोभी की होती है, सरसों की। तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, तो जो कि आप समझ ही गए होंगे, कॉमन सेंस है। तो सरसों का जो पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां होती है उससे सब्जियां बनाई जाती है, और उसके जो बीज होते हैं उससे क्या होता है, तेल निकाला जाता है। तो एट जो 20 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, लिखा हुआ है, एक अध्यापक के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं बढ़ानी है। किसकी? देश की जो है भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए भी सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? तो कौन सी सबसे अच्छी विधि है? विभिन्न प्रकार की खाने की चीजों वाले चित्रों पर फ्लैश कार्ड दिखाए, या अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विधि भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परिकल्पना दे, या विद्यार्थियों में पूछे कि उन्होंने क्या खाया, उस पर चर्चा करे, या विद्यार्थियों से कहे वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो क्या करना चाहिए? कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए हमारे देश की भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा वो आपको बताना है, आंसर कीजिए। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। और जो मैंने क्वेश्चंस दिया है उसका आंसर जरूर बताया करिए। 21 का क्या आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए। तो हमें करना चाहिए अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विधि भोजन के बारे में विद्यार्थियों से क्या करना चाहिए, एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। एक प्रोजेक्ट बनाने की परियोजना देनी चाहिए, चीजों को लोगों से पूछेंगे, पता करेंगे, उस पर प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 है, स्मरण, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता या सहयोग। जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से जो है संकेतक है वो उपयुक्त नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो नहीं को हाईलाइट कर देती हूँ, आंसर कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जो स्मरण हो जाएगा, जो कि संकेतक जो है उपयुक्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो ए दे रखा है, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं और धारणाओं को समझना, या सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्राथमिक स्तर पे बताना है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सा जो पहलू है वो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्या करना चाहिए, सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना चाहिए। जो बच्चा हो उससे क्या करना चाहिए, प्राकृतिक चीज़ों से और सामाजिक सांस्कृतिक सभी पर्यावरण से जोड़ना चाहिए, जिससे जो उसका पहलू होगा और महत्वपूर्ण होना चाहिए जो पर्यावरण पढ़ाने के लिए। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, लिखा हुआ है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। क्यों, ऐसा क्या कारण होता है? जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। क्योंकि इसलिए अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते, इसलिए वो ऐसा करते हैं, या उनके कान जो ढके होते हैं और वो उड़ सकते हैं इसलिए, या पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, या इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय फोकस कर सकते हैं। तो क्या स्टेटमेंट सही हो जाएगा? क्यों पक्षी जो होते हैं वो अपनी गर्दन अत्यधिक क्यों हिलाते हैं? आंसर कीजिए। तो जो राइट आंसर हो जाएगा, अधिकांश जो पक्षी होते हैं क्या होती है, इनकी नेत्र स्थिर होती है, घूम नहीं सकती, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? प्राथमिक स्तर पे बताना है। अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना, या शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर में भारत का मानचित्र लेके आए, ये कहने को कहना। तो जो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, विद्यार्थी को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं,
लिखा हुआ है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाए और वस्तु की सापेक्ष स्थिति और दिशा पे ध्यान केंद्रित करें। बिल्कुल जो डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या करना है, शिक्षार्थियों की सहायता करना है कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए क्या करें, अपने परिवेश में मानचित्र बनाए और वस्तु की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो बता रहा है मिजोरम में की जाने वाली जो झूम खेती होती है वो कहाँ होती है, मिजोरम में। उस पे कथनों पे कौन सा सही है, तो 4-5 स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है कौन सा मिजोरम में जो झूम खेती है उसके लिए सही स्टेटमेंट है। तो एक फसल को काटने के पश्चात भूमि में कुछ वर्ष तक वर्षा नहीं होगा, या वर्ष हो जाएगा, कुछ वर्ष तक खुला छोड़ देते हैं, या इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई होती है। डी दे रखा है एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो क्या लिखा है, आवश्यकता अनुसार कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, मिजोरम में जो झूम खेती होती है उसके लिए आपको आंसर करना है। तो ए दे रखा है एक फसल को काटने के पश्चात भूमि पर कुछ वर्षा के लिए छोड़ देता है। बिल्कुल जो झूम खेती में होता है, क्या करते, फसल काट देते, उसको कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते, कुछ वर्षों के लिए। फिर बी दे रखा है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को क्या करते, काट कर जला देते। बिल्कुल जो काट कर जला देते हैं, जो काटते नहीं उसे काट कर ही जला देते हैं। और डी ऑप्शन दे रखा है एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो ऐसा ही किया जाता है। क्या होगा, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। सी जो नहीं होगा क्योंकि बीज बोने के बाद पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, जो कि गलत हो जाएगा। तो ए, बी, डी ऑप्शन सही है झूम खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बताना और पर्यावरण अध्ययन के लिए आकलन के लिए बताना है। परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना या विचार मानचित्रण। तो कौन सा जो हो जाएगा प्राथमिक स्तर पे हो जाएगा, आंसर कीजिए। तो जो सभी ये सभी है परियोजना का, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना और विचार और मानचित्रण, ये सभी प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। तो जो हो जाएगा ए, बी, सी, डी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लिखा हुआ है रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथन बताने। जो रेगिस्तानी ओक होता है उसके बारे में क्या दे रखा है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कक्षा के कमरे के बराबर लगभग 4 मीटर तक होती है। ये होगा इसका आंसर। या फिर अगला दे रखा है इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है, जब तक कि पानी इस पे ना पहुंच पाए, या इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है, या वृक्ष जो होता है आबू धाबी में पाया जाता है। तो आंसर करना है, जो कि एनसीईआरटी में एक एक लाइन दी, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप एनसीईआरटी पढ़िए तभी आपके एक एक पॉइंट्स क्लियर होंगे, क्योंकि ये जो सीटेट जो पेपर बनाता है उसमें 4-5 पॉइंट देते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उसको ध्यान से पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जिसमें आपको बहुत हेल्प होगी, जो कि मैंने करवाई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने आपको बार बार कहा है। तो क्या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो डी तो नहीं होगा, क्योंकि जो रेगिस्तानी ओक होता है ये आबू धाबी में नहीं पाया जाता, तो ये तो गलत हो जाएगा। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सही हो जाएगा। तो ए, बी, सी तीनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। तो ये जो कि बता रहा था कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो हमारी कक्षा के कमरे की लगभग अर्थात 4 मीटर होती है, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। और इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की लंबाई जो वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर रहती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही। तो ए, बी, सी जो है तीनों स्टेटमेंट सही। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए, बी, सी, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लिखा हुआ है आपके प्रधानाचार्य को कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। क्रियाकलापों को एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना, या जहां जाना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों के साथ ले जाना, या यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित है और स्थान पर शांतिपूर्वक अवलोकन करें। तो क्या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए। तो 29 का आंसर है क्या हो जाएगा, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन
क्रियाकलापों की एक स्थितिगत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करें और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करें। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो लास्ट क्वेश्चन है। केरल के निकटवर्ती प्रदेश बताएं, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप मैप जरूर देख लीजिए। डायरेक्शन और मैप से एक क्वेश्चन एक निकटवर्ती आता है और एक उसके पीछे स्थिति पूछी जाती है कि ये देश, ये जो स्टेट है वो उससे कौन सी डायरेक्शन में, तो ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये जरूर देख लीजिए। देखिए हर पेपर में आता है, आप प्रीवियस के पेपर चेक कर लेंगे तो उसमें भी आपको होगा। तो केरल के निकटवर्ती बताने, जो कि आप इधर साइड देखेंगे तो केरल जो हो जाएगा उसके निकटवर्ती कौन कौन से हो जाएंगे, आंसर कीजिए। तो केरल के निकटवर्ती कौन से हो जाएंगे, तो जो इधर देखेंगे तो या कर्नाटक होगा, देन केरल, और फिर इधर साइड तमिलनाडु हो जाएगा। तो जो केरल का जो निकटवर्ती राज्य हो जाएगा वो कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। लास्ट में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आंसर कीजिए जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था, और अपने को आउट ऑफ स्कोर बताइएगा 14 में से कितने स्कोर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।